हे दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं टूटी रू का रिश्ता एपिसोड नंबर 3। आई होप आपको सीरीज पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। जसन नीचे आकर डाइनिंग टेबल के बीच वाली किंग चेयर पर बैठ गया, लेकिन अति खड़ी रही। क्यों? क्या हुआ? बैठो यहाँ, उसने अपने पास वाली चेयर पर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। लेकिन वो बैठती उससे पहले ही रागिनी जी अपनी जगह से खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की यहाँ बैठकर हमारे साथ खाना खाने लायक है? उसकी बात पर जशन ने घूर कर उन्हें देखा और अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच को अपनी पकड़ पर कस दिया। अति उसकी आवाज़ से सहम कर पीछे हो गई। क्यों? अति के यहाँ बैठकर खाने में क्या प्रॉब्लम है? जशन ने सख्त भाव से पूछा। ये तुम हमसे पूछ रहे हो? अगर प्रॉब्लम आपको है तो उसका कारण भी तो आप ही बताएंगी। ठीक है, अगर तुम्हें हमारे मुंह से ही सुनना चाहते हो तो यही सही। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हमारे साथ बैठकर खाना खाने के लायक है। सिर्फ खाना ही नहीं, ठीक क्या, इस घर में रहने के लायक भी है। ऐसी लड़कियां इज्जतदार लोगों के घरों में नहीं लाई जाती। अगर तुम्हें अपना मन बहलाना है तो बाहर जितनी मर्जी इसके साथ समय बिताओ, लेकिन इसे घर में इसकी कोई जगह नहीं है। रागिनी जी ने जशन को देखते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अति की आंखों में आंसू आ गए। क्या गलती थी उसकी जो उसकी चरित्र पर इतना बड़ा दाग लग गया? अब उसे वहां पर रुकना नहीं जा रहा था, इसीलिए वो पलटकर वहां से वापस कमरे में जाने लगी। लेकिन जसन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और गुस्से से देखने लगा। उसके बाद उसकी गुस्से भरी नजरें रागिनी की तरफ घूमी और उसके साथ ही वहां बैठी बाकी दो शख्स भी पर भी, जैसा जिसमें उसका भाई हर्ष और उसकी बीवी मनीषा थी। और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो इस घर में रहने के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें इस घर में जगह दी हुई है। अगर किसी को बाहर निकालना ही है तो क्यों ना शुरुआत उन लोगों से ही करें। कहते हुए उसने अपनी तीखी नजरें हर्ष और मनीषा की तरफ घुमाई। उसकी बात सुनकर हर्ष और मनीषा दोनों के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। रागिनी जी भी गुस्से में देख रही थी। शायद आप मेरा कल वाला जवाब भूल गई। कोई बात नहीं, बुढ़ापे में अक्सर याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसीलिए एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये घर मेरा है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। और अगर आपको इस लड़की के साथ नाश्ता करने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो पहले हम दोनों नाश्ता कर ले, उसके बाद आप आराम से खाना खाइएगा। जसन ने मुस्कुराते हुए कहा तो रागिनी जी ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। उन्होंने अति की तरफ देखा जो सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी, शायद अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, और बोली, तुम सच में इस लड़की को यहाँ बिठाना चाहते हो? उन्होंने सामने रखी चेयर की तरफ देखते हुए कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके जवाब में रागिनी जी हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं जब जशन अपनी जगह से उठा और अति का हाथ पकड़कर उसे अपनी चेयर पर बिठाकर बोला, वहाँ नहीं, यहाँ इस चेयर पर। जशन को अति को उस चेयर पर बिठाते देख सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मनीषा, जिसका सारा ध्यान खाने पर था, एकदम से सांस लेने लगी। आज तक कभी इस चेयर को छूने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, और ये महारानी सीधा यहाँ पर कब्जा करने लगी। अगर जरूरत से ज्यादा खाओगी तो यही हालत होगी, जशन ने तंज भरे लहजे में कहा। रागिनी जी ने निराशा से जशन की तरफ देखा और बोली, हमें यकीन नहीं होता कि तुम हमें इस तरह जवाब भी दे सकते हो। मैं हमेशा से ऐसे जवाब देते आया हूँ। अगर सवाल पूछने वाले को मेरे जवाब से दिक्कत है तो सवाल पूछने ही मत कीजिए, जसन ने अति के साथ वाली चेयर पर बैठकर कहा और अति के सामने खाना परोसने लगा। अति तो एकदम हक्की बक्की उसे ही देख रही थी। उसने रागिनी जी को देखते हुए डर भी लग रहा था और जशन पर हल्का गुस्सा भी आ रहा था कि वो अपनी माँ को ऐसे कैसे जवाब दे सकता है और छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है। अगर उन्हें उससे इतनी प्रॉब्लम है तो वो उसे यहाँ से भेज दे। उसे एक इज्जत भरी जिंदगी जीनी है जो वो कभी भी रह कर जी लेगी। कोई छोटा मोटा काम कर लेगी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी। लेकिन फिलहाल तो वो जशन से कुछ भी नहीं कह सकती थी। लेकिन फिर भी उसने थोड़ी सी हिम्मत की और बोली, मैं कमरे में नाश्ता कर लूंगी। तुम्हारी राय पूछी क्या किसी ने? जशन गुस्से में उसकी तरफ देखा और बोला तो उसने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप नाश्ता करने लगी। रागिनी जी भी अपने गुस्से को दबाते हुए वहां से बैठ गई। हर्ष के चेहरे पर जशन को देखते हुए अलग ही गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म होने के बाद जशन अपनी जगह से उठा तो अति भी उसके साथ साथ ही खड़ी हुई और कुछ कुछ खाना है, वो उसे देखते हुए बोला तो अति ने जल्दी से अपना सिर नामे हिला दिया। तो जाओ ऊपर, और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक नीचे आने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन अति जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद रागिनी जी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, सच को चाहे कितना भी छुपा लो लेकिन वो बाहर आ ही जाती है। एक ना एक दिन की लड़की भी दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगी, तब किसी को क्या मुंह दिखाओगे? रागिनी जी ने कहा तो जशन उसकी तरफ पलटा। जशन सिंह शेखावत दुनिया की परवाह नहीं करता। वैसे जशन जी मनाना पड़ेगा। वैसे जशन जी मनाना पड़ेगा। आज तक कभी आपने मम्मी जी को पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन इस लड़की ने ना जाने आप पर क्या ऐसा जादू कर दिया जो आप इस तरह से उन्हें के खिलाफ हो गई। मनीषा मुंह बनाते हुए बोली, जो मेरे खिलाफ हो मुझे उसके खिलाफ जाने में कोई परहेज नहीं है। ठीक है, नहीं होगा तेरे खिलाफ, ठीक है, नहीं होंगे तेरे खिलाफ, लेकिन तुमसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि तुम इस घर को मान मर्यादा का ध्यान रखो। जरूरी तो नहीं वो लड़की इस घर में रहकर तुम्हारे कमरे में ही रहे। इस घर में और भी बहुत सारे कमरे हैं, कोई भी कमरा उसके लिए तैयार हो सकता है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा होगा आप सब अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, जसन ने कहा और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रागिनी जी ने उसे जाते हुए देखा तो एक बार फिर से बोली, ठीक है, नहीं कहेंगे तुमसे कुछ, लेकिन इतना बता दो कि इस बार भी
तुम महाशिवरात्रि की पूजा में शामिल होगे या हमेशा की तरह इस बार भी कोई बहाना बनाकर आरती हम से ही करवानी होगी? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस बार की आरती मैं खुद करूंगा। सिर्फ आरती ही क्यों, महाशिवरात्रि से जुड़ी हर चीजें मैं खुद करूंगा। जशन ने बिना पलटे ही कहा और फिर घर से बाहर आ गया। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि उसका फोन बजा। उसने देखा तो ये उसी किसी खास आदमी का फोन था। उसने बिना कोई देरी किए वो फोन रिसीव किया। सर, आपका शक बिल्कुल सही है। आपका एक्सीडेंट अचानक से हुआ नहीं था, बल्कि किसी ने सोच समझकर करवाया था। और हो ना हो ये आपकी किसी करीबी इंसान की ही सोच समझी साजिश है। फोन पर उस आदमी की बात सुनकर जशन व्यंग से मुस्कुराया और फोन काटते हुए गाड़ी की दरवाजे खोलने लगा। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, जशन जी। वो मीठी सी आवाज सुनकर जशन पलटा तो अति दरवाजे पर खड़ी थी और घुटनों को हाथ लगाकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जशन उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो आखिर जशन उसे अति को कैसे दुनिया वालों से बचाकर रखेगा, ये सब हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। क्या हुआ, बोलोगी या मुझे देखते ही रहोगी? जशन ने फिर से पूछा। लेकिन अति तो बस अपने होठ चबाते हुए उसे देख रही थी, जैसे उसके चेहरे का मुआयना कर रही हो। ओ हेलो, मेरी एक तस्वीर ले लो और उसे देखती रहना, क्योंकि तुम्हारे सामने यूं खड़े रहने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे ने एटीट्यूड से कहा तो अति बोली, रुकिए, पहले मुझे पता तो करने लेने दीजिए कि आपका मूड गुस्से वाला है या प्यार वाला। प्यार वाला से तुम्हारा क्या मतलब? वहीं जब आप प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ओह, तो तुम्हें मेरा कौन सा मूड पसंद है, गुस्से वाला या प्यारी प्यारी बातें वाला? बूम! अति कुछ कहती उससे पहले ही जशन की पीछे खड़ी गाड़ी से एकदम जोर से धमाका हुआ और सारी गाड़ी आग में जलकर राख हो गई। धमाका इतनी तेज था कि काफी दूर खड़े जशन और अति भी अपनी जगह से पूरी तरह हिल गए। अति गिर जाती अगर जशन उसे अपनी बाहों में ना संभाल देता, लेकिन संभालते संभालते भी उसे लेकर नीचे गिर गया। जशन नीचे था और अति उसके ऊपर, और दोनों उस जलती हुई गाड़ियों को देख रहे थे। अति सोच रही थी कि थोड़ी देर पहले जशन इसी गाड़ी में बैठकर निकलने वाला था, और जशन सोच रहा था कि अगर अति ने उसे रोका नहीं होता और वो उसे पास ना आया होता तो ये गाड़ी अकेले नहीं जलती, इसके साथ उसकी जिंदगी भी जलकर स्वाहा हो जाती। धमाके की आवाज़ सुनकर बाकी घरवाले भी भागते हुए बाहर आए, पर जलती हुई गाड़ियों पर नजर जाने पर पहले ही उनकी नजरें अति और जशन पर गई, जो एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए इन पर नीचे लेटे हुए थे। मनीषा ने गुस्से में मुठ्ठियां कस ली, जबकि रागनी जी भी दांत पीसते हुए उन्हें देख रही थी, और हर्ष के चेहरे पर भी अलग ही गुस्सा था। बताओ ना, तुम्हें मेरा कौन सा मूड पसंद है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, और ये पागलों वाला तो बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने इतना बड़ा धमाका हो गया, आपकी जान जा सकती थी उसमें, कुछ भी हो सकता था आपको, और आपको अभी भी आपके मूड की पड़ी है। मुझे कहा मेरे मूड की मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें फिक्र है। हाँ तो और क्या करूँ, कभी एकदम आग का गोला बन जाते हैं तो कभी आइसक्रीम की तरह पिघलने लगते हैं। तुम भी तो पिघलती हो। जसन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने निचले होठों को दांत से दबाते हुए कहा। तुम मासूम सी अति बिना उसका मतलब समझे बोली, वो तो आप पिघलाने पर मजबूर कर देते हैं, और आप ये कब यूं नीचे लेटे हुए हैं? खड़े हो जाइए और जाकर अपनी कार को चेक कीजिए, जो आपकी तरह कभी भी भड़क उठती है। उसका यूं गुस्से में और बिना जशन से डरे बोलना जशन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आया। अगर तुम मेरे ऊपर से हटोगी तो मैं खड़ा होऊंगा ना, जशन ने कहा तो अति ने खुद पर ध्यान दिया, कैसे वो जशन की बिस्तर बनाकर उस पर लेटी हुई थी। सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला, कहते हुए वो ऊपर से हटने की हुई, लेकिन जशन ने अपनी बाहों से दबा बना दिया, उसे फिर से अपने करीब खींच लिया और मदहोश आंखों से उसे देखते हुए बोला, पहले ये बताओ तुम्हें मेरा मूड कौन सा पसंद है? उसके इस तरह देखने और पूछने से अति के दिल में तितलियां उड़ने लगी। उसके होठ सूखने लगे, जिसे उसने अपनी जीभ फेर कर तरत किया, लेकिन जसन ने उसके होठों की तरफ जिस तरह से देखा, उसके बाद तो अति के गाल तक सूख गए। घर वाले जो कब से उन्हें देख रहे थे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो रागिनी जी ऊंचे स्वर में बोली, जो हादसा होना था हो गया, अब यहाँ यूं लेटे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। सैकड़ों नौकर हैं यहाँ, कुछ तो ध्यान रखो। उसकी कड़कती हुई आवाज़ सुन अति ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो मुंह बनाकर उसे देखते हुए अंदर चली गई, साथ ही मनीषा और हर्ष भी। अति ने एक बार फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार फिर जसन ने उसे और ज़्यादा कस लिया और बोला, पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें मेरा कौन सा मूड पसंद है? कोई भी नहीं, और ये पागलपन वाला तो बिल्कुल नहीं, अति ने कहा, और इस बार झटके से खड़ी हो गई। जशन ने गुस्से में उसे देखा, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ता उसे पहले ही अति घर के अंदर भाग गई, और फिर अगले ही पल बाहर आई और नीचे जमीन से कुछ उठाते हुए बड़बड़ाई और जशन की तरफ देखते हुए वापस चली गई। जशन का गुस्से वाला चेहरा एक बार फिर से मुस्कुराहट को कैद में आ गया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने सामने जलती हुई कार को देखा, जिस पर नौकरों ने पानी डालकर आग को बुझा दिया था। उसकी आंखों में अब भयंकर गुस्सा था। आग लगी नहीं, लगाई गई है, लेकिन जशन सिंह शेखावत के इरादों से मजबूत उसकी सांसें हैं, जिन्हें छीनना किसी इक्की दुक्की के बस की बात नहीं है। उसका ड्राइवर सामने ही खड़ा था, उसने इशारा किया तो वो जल्दी से दूसरी गाड़ी ले आया। उस जलती हुई गाड़ी को देखकर व्यंग से मुस्कुराते हुए जशन सिंह शेखावत विला से बाहर चला गया। अति अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसके हाथों में वो फोन था जो जशन ने उसे दिया था। इस फोन को लेकर वो उसके पास गई थी ताकि उसे पूछ सके कि इसमें फ़ोन मिलाया कैसे जाता है और रिसीव कैसे किया जाता है, लेकिन पूछने से पहले ही वहाँ इतना बड़ा धमाका हो गया और उसे बाद जशन की पागलपंती शुरू हो गई। खाता क्या है यह आदमी जो इतनी
जुलूक हरकत और बातें करता है। हाँ पक्का सारा दिन लोगों के दिमाग खाता होगा। उसने जशन की तस्वीर को देखते हुए कहा, लेकिन तभी उसकी नज़र उस तस्वीर में जशन के साथ खड़ी लड़की पर गई जो जशन के गले में बाहें डालकर खड़ी थी। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक शिकन सी आ गई। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। जल्दबाजी में के चक्कर में अति ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। उसने नजरें उठाकर देखा तो रागिनी जी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्हें देखकर अति एक बार फिर से सहम गई। रागिनी जी के चेहरे पर इस वक्त बेहद गुस्सा झलक रहा था। आप यहाँ? उसने सहमते हुए ही पूछा। क्यों? अब हमें हमारे ही घर में कहीं आने जाने के लिए तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी। कहते हुए वो अंदर आई। उसकी नज़र सामने लगी तस्वीर पर गई तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। मेरा मतलब वो नहीं था, अति ने कहा और अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। उसके जवाब और उसके झुके हुए चेहरे को देखकर रागिनी जी हल्का सा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, तुम जैसी लड़कियों का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी बात सुन अति ने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा और बोली, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम कैसी लड़की हो ये तो इस बात से पता चलता है कि तुम्हें जशन कहाँ से लेकर आया और किस तरह बिना किसी रिश्ते के अपने साथ एक कमरे में रखा है। जब तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तो हमारे सामने ये ड्रामा क्यों कर रही हो? जब बिना किसी रिश्ते के साथ एक बिस्तर पर सोते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आई? उनकी बात सुन अति की आंखों में आंसू आ गए। रागिनी जी ने उन्हें देखते हुए मुंह बनाया और बोली, बस तुम्हें इन्हीं आंखों पर हमारे बेटे जशन का दिल पिघल गया होगा और तुम जैसे पैरों को धूल को सिर पर ताज बनाकर तुम जैसों की पैर की धूल को सिर का ताज बनाकर इस घर में ले आया। लेकिन हमारे सामने तुम्हारे ये नाटक नहीं चलने वाले। तुम जैसी लड़कियों से डील करना हमें बहुत अच्छे से आता है। आप सच में मुझे गलत समझ रही हैं। मैं उस जगह पर जबरदस्ती लाई गई थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा, डराया, धमकाया, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे मेरी आबरू पर दाग। रागिनी जी ने व्यंग से और हैरानी से कहा और फिर बोली, जिसका पूरा चरित्र ही मैला हो वो दाग के बारे में क्या बात कर रही है? हे भगवान, कैसा जमाना आ गया। बेशर्म की तरह तुम अभी भी हमारे सामने खड़ी होकर सफाई दे रही हो, पर हमें तुम्हारी बातों में रत्ती भर की इंटरेस्ट नहीं है। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की पैसों के लिए कुछ भी करती हो, तो आज हम तुमसे वही सौदा करने आए हैं। कीमत बताओ अपनी, हमारे जश्न की जिंदगी से जाने की। मुंह मांगे पैसे देंगे तुम्हें इस घर से जाने का। बस दोबारा कभी लौट कर हमारे बेटे की जिंदगी में मत आना। उसे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अति हैरानी से उसे देख रही थी। चुप क्यों हो? बताओ क्या कीमत चाहिए? जितनी कीमत तुम्हें जशन ने उसके साथ रहने की दी है हम उससे भी ज़्यादा देंगे उसे छोड़कर जाने के लिए। क्या आप लोगों के लिए इंसान सिर्फ खरीदे और बेचे ही ने की चीज़ है? क्या आपके लिए हम जैसे लोगों के जज्बात कुछ मायने नहीं रखते? पर मेरे जज्बात को आप क्या कदर करेंगे? आप तो अपने बेटे को भी नहीं समझती। अति ने रोते हुए कहा, ए लड़की मुझे भाषण मत दे। रागिनी जी गुस्से में वो चिल्लाई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अति को घूरते हुए देख रही थी, जबकि अति भी अपनी नमी भरी आंखों से उन्हें ही देख रही थी। लेकिन अब उसकी नजरें झुक नहीं रही थी। रागिनी जी यूं ही घूरते हुए बोली, याद रख तेरे इस घर के दरवाजे पर भी खड़े होने की औकात नहीं है और तू हमारे सामने जुबान चला रही है। इतनी अकड़ किस बात की है? हाँ सिर्फ इसी बात की ना कि जशन का साथ तेरे साथ है। तो भूल मत कि वो तुझे किस जगह से लाया है। अगर वो उस जगह पर आता जाता है तो उसके शौक भी तुम समझ रही होगी। आज तू है, कल कोई और होगी और परसों कोई और जब उसका मन भर जाता होगा तो उन लड़कियों का क्या हाल होता होगा ये तो तू सोच भी नहीं सकती। अच्छा होगा पैसे ले और निकल जाए यहाँ से, वरना ऐसा हाल होगा जीने लायक भी नहीं बचेगी। मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। अगर पता होता तो शायद आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कभी नहीं होता। इसीलिए समझा रहे हैं तुम चुपचाप इस घर से चली जाओ, फायदे में रहोगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे। उन पैसों में एक नई शुरुआत करना। रागिनी जी ने बदले हुए सबर में कहा। अति को देखकर उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो उनके आगे कमजोर पड़ रही है। अति ने अपने आंसू साफ किए और बोली, आप यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊँ? तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन बदले में मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। अपनी बेशुमार दौलत आप अपने पास ही रखिए। उनकी बात सुनकर रागिनी जी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ठीक है, हम तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देते हैं, पर एक बात फिर कह देते हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रागिनी जी ने अब चेहरे पर दया भाव लाकर कहा, आप बस इस घर से निकलने में मेरी मदद कर दीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अति ने पलट कर कहा। रागिनी जी के चेहरे पर इस वक्त विजय भाव थे। उन्होंने अति को जल्दी से तैयार होकर नीचे आने के लिए कहा ताकि उन्हें इस घर से बाहर भेज सके। वहीं दूसरी तरफ जशन के आलीशान ऑफिस में रिसेप्शन पर खड़ा एक शख्स ऊंची आवाज में बात कर रहा था। बताइए, आपने उस जशन सिंह शेखावत को? मुझे अभी इसी वक्त उससे बात करनी है, उस शख्स ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो सामने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने परेशानी से उसे देखा और बोली, सर मैं कितनी बार कह चुकी हूँ आपसे कि सर आज ऑफिस में नहीं है और आपसे मिलना नहीं चाहते। वो ऐसे ही किसी अनजान शख्स से मुलाकात नहीं करते। अगर आपको उनसे मिलना है तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। उसकी बात सुनकर वो शख्स फिर से चिल्लाया, सुमित गर्ग नाम है मेरा। उसने जाकर बताइए, फिर देखते हैं वो मुझसे मिलने के लिए कैसे मना करता है। देखिए, मैं सर को आपका नाम बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो आपसे नहीं मिलना चाहते और आप इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर अब आप चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो मजबूरन पीएन को बुलाकर आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? उस जशन सिंह शेखावत ने जबरदस्ती मेरी बहन अति को अपने साथ रखा हुआ है और आप मुझे ही इस ऑफिस से धक्का मारकर बाहर निकाल रही हैं। कैसी जबरदस्ती है ये? जैसे ही सुमित ने कहा, रिसेप्शन पर रखा फोन बजा, जिसे सुनने के बाद वो लड़की सुमित को लेकर जशन के केबिन की तरफ बढ़ गई। सुमित जैसे ही केबिन में दाखिल हुआ उसकी आंखें पटी की पटी रह गई जब उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इतना आलिशान ऑफिस देखा। कहो, क्या कहना चाहते हो? जशन की एकदम कड़क आवाज वहां पर गूंजी तो सुमित के चेहरे पर गुस्से फिर से उतर आया। जशन उसके सामने चेयर पर बैठा था वो जल्दी से
उसकी तरफ बढ़ा और उसके गिरीबान को पकड़ते हुए बोला, मेरी बहन अति कहाँ है और क्या किया तुमने उसके साथ? मुझे अभी इसी वक्त मेरी बहन से मिलना है, चल अभी इसी वक्त मुझे उसके पास लेकर चल। उसकी बात सुनकर, उसकी हरकत देख कर भी जशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल गुस्से में कांपते हुए उसके चेहरे में किसी राक्षस के चेहरे की झलक दिखाई देने लगी। उसने अपने हाथ सुमित के हाथ पर पकड़ रखकर उन्हें अपने गिरीबान से हटाया। सुमित के हाथ में नीचे आते आते हड्डी की आवाज आने को हो रही थी। जिस बहन के लिए आज तो चिल्ला रहा है, अगर सच में उस बहन का असल भाई होता तो वो मेरे पास होती ही नहीं। अगर एक भाई का फर्ज निभाया होता तो आज यूं कुत्तों की तरह तुझे भूखने की जरूरत ही नहीं होती, जशन ने कहा। और अगले ही पल एक धक्का के साथ सुमित नीचे फर्श पर था। सुमित गुस्से में जशन को देखते हुए फर्श से उठा और बोला, वो मेरी बहन है, मैं चाहे हो मर्जी करूं उसके, तेरी क्या लेना देना, तेरी बहन थी, अब तो उसकी परछाई पर भी तेरा परछाई नहीं पड़ने दूंगा। जसन ने आराम से अपनी चेयर पर बैठे हुए यही कहा, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बहन इतनी मस्त है कि कोई उसके लिए इस कदर दीवाना हो सकता है, वो भी वह शख्स जिसके आगे पीछे सारी दुनिया घूमती है। सुमित ने बेशर्मी से कहा और हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी देखकर जशन की मुट्ठियां कस गई। कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है, लात मारने में भी भौंकता नहीं छोड़ता, जशन ने कहा और अपनी चेयर पर से उठा। उसकी बात सुनकर सुमित हंसा और बोला, तुझे बहुत मिर्ची लग रही है, क्या बात है, इतनी पसंद आ गई क्या वो? अगर पहले पता होता तो सीधा उसे तेरे पास ही लिया था। साली मेरे ऊपर तो बोझ ही थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता बोझ, अब उसकी डील जहाँ हुई है उसे वहीं रहना पड़ेगा। उसकी बेहुदा बातें जशन का दिल जला रही थी, लेकिन फिर भी वह हंसा और फिर दांत पीसते हुए बोला, हरामी उसकी बात में सोचना, हरामी उस बात में सोचना, पहले अपनी जिंदा रहने की गारंटी तो ले ले। उसने इतना ही कहा और एक बेल बजाई, जिसके बाद सामने दीवार की तरफ से लगा शीशा दो हिस्सों में बट गया। अंदर की तरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय अंधेरे के। वहीं दूसरी तरफ अति अपने कमरे में खड़ी थी, उसके हाथों में वो फोन था जो आप सुबह ही जशन ने दिया था। काश मुझे ये चलाना आता होता तो कम से कम एक बार आपकी आवाज़ ही सुन लेती। मैं नहीं जानती आपके इरादे क्या हैं, लेकिन इन 2-3 दिनों में इतना तो जान गई हूँ कि आप इतने पत्थर दिल भी नहीं हैं जितना खुद को दिखाते हैं। आपने मुझे उस दरिंदगी से बचाया जिस दरिंदगी में हिस्सेदार कहीं कहीं का नहीं आप खुद भी है, कहीं ना कहीं आप खुद भी हैं। अगर आप जैसे लोग उस जगह पर जाएं ही ना तो वैसी जगह कभी दुनिया में बने ही ना। दुआ करती हूँ आप आगे से ऐसी राह पर ना चलें जिस रास्ते में दूसरों के कष्ट कदम को सिवाय दर्द की और कुछ न मिले। इतना कहकर उसने वो फोन टेबल पर ही रखा और आंखों में हल्की सी नमी लेकर कमरे से बाहर आ गई, जहाँ रागिनी जी उसका इंतजार कर रही थी। उसके साथ ही एक ड्राइवर भी था। उन्होंने उस ड्राइवर को इशारा किया तो अति उसके साथ आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, क्या होगा हमारी अति के साथ? कहाँ जाएगी हमारी अति और क्या है उसकी ज़िंदगी में आगे होने वाला, ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। उसके जाने के बाद रागिनी जी एक बार फिर से जशन के कमरे में आई, क्योंकि आज अति की वजह से जशन के कमरे का दरवाजा खुला था। वहां आने के बाद उन्होंने एक नज़र उस कमरे को देखा, जिसमें हर तरफ एक लड़की की तस्वीर थी जो जशन के साथ ही थी। किसी में वो लड़की जशन के गले में बाहें डालकर खड़ी थी तो किसी में जशन ने उसकी कमर से पकड़ रखा था। हमने तो सोचा था नियति के जाने के बाद तुम कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, उस गम में अपनी जिंदगी एक खंडर की तरह बना लोगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेलापन खाई होगी। लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले, तुमने तो अपने पास नाजुक फूल रखने शुरू कर दिए, ऐसे शौक रखने लग गए आप जिसमें से सिर्फ एक ही नहीं हजारों लड़कियां तुम्हारे साथ हो। तुम्हारे इस शौक का तो मुझे भी नहीं पता था, पर इस शौक को अगर शौक ही रहने देते तो सही रहता। इस घर में लाकर इसे अपनी आदत बनाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज तक इस घर में सिर्फ मेरी राज चलता है। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत देखी है, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए बगावत दिखाई देने लगी तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बेबी छोड़कर चली गई तो उसके गम में तो तुम्हें नशे में धुत होकर एक जगह पर पड़े रहना चाहिए था, लेकिन तुम तो अपनी जिंदगी रंगीन करने में लग गई। ना जशन, ना जशन, तुम्हारी जिंदगी में अब रंगों की कोई जगह नहीं है। कसम खाई थी तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ एक कफन बनाकर रख दूंगी, तो उस कफन पर कोई अपने प्यार की लाली नहीं छिड़क सकता। कहते वक्त उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। वो व्यंग से मुस्कुराई और आगे बोली, देखा है मैंने उस लड़के की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ तो अलग सा था, और तुम्हारे हाव भाव से के तो कहने ही क्या। एक ही दिन में उस लड़की ने तुम पर ऐसा जादू चलाया कि तुमने उसे अपनी जगह पर बिठा दिया, पर आज उस लड़की को मैंने हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। अपने रास्ते से क्या, अब तो उसका नामो निशान इस दुनिया से ही हट जाएगा। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और भी लंबी हो गई। उन्होंने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और बोली, बस कुछ ही खास सांसें बची हैं उसके पास, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कहते हैं हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए और फिर एक नज़र उस कमरे को देखकर बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ जशन कोल बनकर एक कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने सुमित की रस्सियों के साथ बांधकर नीचे जमीन पर बिठा रखा था। अमित का सारा चेहरा गहरे जख्म से भरा हुआ था और कपड़े भी पूरी तरह से पट गए थे।
जिसमें उसका लाल और नीला बदन दिखाई दे रहा था। दर्द में उसकी सिक्कियां निकल रही थी, लेकिन फिर भी गुस्सा और नफरत भरी आंखों से जशन को देख रहा था, जो इस किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है, मुझे इस तरह से मारकर तुम अति को अपने पास रख लोगे? जिन लोगों ने उसे खरीदा है वो उन्हें कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। एक ना एक दिन उसे अपने साथ ले ही जाएंगे, उसने चिल्लाकर कहा। जशन ने एक तरफ खड़े आदमी को इशारा किया तो वो आदमी एक तीखा चाकू लेकर सुमित की तरफ बढ़ा। उस चाकू को देखकर सुमित कांपने लगा और चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे मार करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन वो आदमी नहीं रुका और उसके बाद सिर्फ सुमित की चीख सुनाई नहीं देने लगी। वो आदमी चाकू सुमित के बदन के अंदर नहीं बल्कि बाहर बाहर चला रहा था, जिससे जिस्म से उसकी मांस उधेड़ रहा था। जब सुमित की चमड़ी उसके बदन से कटकर अलग ही जाती तो उसे दर्द भरी चीख उस जगह पर गूंज जाती। लेकिन वहां पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन दीवारों के कान जशन ने बंद कर रखे थे। कोई जितना भी चिल्लाए लेकिन वहां से कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती। जितना वो चिल्लाना उतना जशन मुस्कुराता। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ये खास मेहमान नवाजी में तुमसे कुछ हासिल करने के लिए कर रहा हूँ? ये तुमने सोचा भी कैसे कि अति मेरे पास तुम्हारी मर्जी से रहेगी? क्या तुम ये फैसला करोगे कि उसे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं? ये तो तेरे उस कर्मों की सजा है जिसका खामियाजा अति ने भुगता है। पूरे 21 नीले थे उसके शरीर पर और 13 गहरे घाव और अनगिनत खरोचे। ये सब तो बस तुम्हें वो दर्द महसूस करवाने के लिए है, वरना उसे तो मेरे से वो खुद नहीं अलग कर सकती। तो तेरा क्या औकात? कसम से अगर तू साला बनकर रहता तो तुझे मुझसे अच्छा जीजा नहीं मिलता, लेकिन तू तो हरामी निकला। पर फिक्र मत कर, तुम तुमसे तुझे मुझसे बड़ा हरामी भी नहीं मिलेगा। ताली दो हाथों से बजती है, लेकिन थप्पड़ के लिए एक ही हाथ काफी होता है। कहते हुए जशन अपनी जगह से उठा और सुमित के गाल पर ऐसे तमाचा जड़ा कि वो सब कुछ भूल जाए, बस इस थप्पड़ को ना भूले। उसके बाद जशन ने अपने आदमी की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हारा मन करे इसकी और सेवा करने का तो कर देना, वरना इसकी हालत देखकर लगता तो नहीं इसे और भूख होगी। उठाओ इसे और बाहर फेंकाओ। अपने हाथ धोने के बाद जशन वापस केबिन में आया और अपना काम करने लगा। शहर से बाहर सुनसान रास्ते पर गाड़ी जाते थे एक अति को घबराहट होने लगी। उसने रागिनी जी से उसे बस स्टैंड छुड़वाने के लिए कहा था, लेकिन ये रास्ता तो शायद कहीं और ही जा रहा था। उसने परेशान होते हुए ड्राइवर से पूछा, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, या आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें तो बस स्टैंड जाना था ना, अति ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन उस ड्राइवर ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। अति ने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक लगा हुआ था। अचानक ही उसकी गाड़ी की गति एकदम से तेज हुई और फिर एक झटके से साथ रुकी, जिससे अति के सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए और वो सामने वाली सीट से टकरा गई। लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाला और फिर से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन इस बार गाड़ी का दरवाजा खुल गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बिना देखे ही पीछे की तरफ भागने लगी, लेकिन एक मजबूत इंसान ने उसे टकरा गई। वो गिरती उससे पहले ही उस इंसान ने अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट दी और उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। अति की हाँफती हुई सांसें उस इंसान को साफ सुनाई दे रही थी और उस इंसान के जिस्म में आती हल्की हल्की खुशबू अति पहचानने की कोशिश कर रही थी। शायद पहचान चुकी थी। जशन जी, उसे मुश्किल से कहा तो जशन के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट तैर गई। तो कैसे पता चला कि अति को किसी ने उसके घर से बाहर निकाल दिया है ये जशन को? यह मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी हाँफती हुई सांसें जशन के शर्ट के खुले बटन में से अंदर तक महसूस हो रही थी। पूरे माथे पसीने से भरा हुआ था, चेहरा डर से कांप रहा था, लेकिन जशन के जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू पहचान कर उसके चेहरे पर दुनिया भर का सुकून तैर रहा था। जशन के सीने पर यूं ही रखे उसके हाथ जब मुठ्ठियां में बदल गए तो जशन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। शुक्र है आप आ गई, बहुत डर गई थी मैं। जैसे ही जशन ने कहा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अति से अलग हुआ और उसके गुस्से में देखने लगा। अति की आंखें आंसू में लबालब भरी हुई थी। एक बार वो नरक देख चुकी थी, अब दोबारा उसके बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी। जशन का गुस्सा से भरा चेहरा देखकर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब उसे जशन की दी हुई धमकी याद आ गई थी। जशन ने उसे साफ साफ लहजों में कहा था कि वो उस घर से कहीं नहीं जा सकती, ना ही किसी और को चाहने से और ना ही उसे खुद की चाहने से। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर वो पूरी तरह से सहम गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही जशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए गुस्से में बोला, मना किया था ना, फिर भी अपनी मन मर्जी की तुमने, पर मैं क्या करती? उन्होंने कहते कहते अति रुक गई। कैसे वो जशन को सामने उसकी माँ की गलती गलत कह सकती थी, जबकि उसकी खुद की गलती है। उसे किसी के कहने पर वहां से बाहर आना ही नहीं था, लेकिन वो भी क्या करती? जशन पर उसे भरोसा था भी और नहीं भी। उसकी उटपटांग हरकतें कभी कभी उसे असमंजस में डाल देती और ऊपर से रागिनी जी का इतना सब कुछ कहना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसे चुप होते देख जशन के चेहरे पर एक रंग भरी मुस्कुराहट ठहर गई। उसकी वक्त वो ड्राइवर उस दोनों के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जशन ने उसे देखा और बोला, आज तुमने साबित कर दिया, सेलोक की वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी की वफा नहीं। हमने आपका नमक खाया है साहब, जब तक जिंदा रहेंगे हमें हमारी वफादारी आपके लिए रहेगी। सलोक ने नजरें झुका हे ही कहा। तभी उसके पीछे खड़ा एक गाड़ी में से एक आदमी बाहर आया, जिसके पास एक सूटकेस था। उसने वो सूटकेस जशन के आगे खोला तो उसमें 2000 की नोटों की बहुत सारी कड़ियां थीं, करीबन 1 करोड़ रुपए होंगे। वो अति हैरानी से वो सब देख रही थी। जशन ने वो सूटकेस सलोक के सामने कर दिया और बोला, वफादारी की कीमत नहीं लगा रहे हैं, बस आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपकी
आपकी दूसरे शहर में रहने की व्यवस्था भी हम करवा दी है। हमें ये नहीं ले सकते साहब, हम ये नहीं ले सकते। पहले ही बहुत एहसान है आपके हम पर। वो आपको एहसान लगते हैं श्लोक जी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी फर्ज था और ये भी मेरा फर्ज ही है। प्लीज मना मत करिए। जशन ने कहा तो अति घूर कर उसे देख रही थी। क्या बंदा है यार, काश हमेशा ही ऐसे रहता तो कितना अच्छा होता, पर पता नहीं क्यों उसके लिए तो हमेशा सुतली बम बनकर घूमता रहता है। क्या पता कब फट जाए। श्लोक के जाने के बाद जशन ने फिर से अति की तरफ देखा और भाई साहब जिस गुस्से से देखा, बस अति मन में ये बोली पाई, प्लीज फटना मत। लेकिन जसन ने भी कुछ नहीं कहा, बस यूं ही उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ लेकर आया। अति जल्दी से खुद की गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। दोनों घर के बाहर पहुंचे ही तो रागिनी जी ने गाड़ी की आवाज़ सुनी। दरवाजे पर पहुंची तो वो जल्दी से उसकी तरफ भागी और बोली, शुक्र है तुम घर आ गई। मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए लेकिन तुम्हारा फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं वो लड़की तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसकी बात सुनकर जशन ने प्रश्नवाचक नजरों से उसे देखा तो वो आगे बोली, मैंने कहा ना तुमसे कि ऐसी लड़कियां विश्वास के लायक नहीं होती। देखिए तुमने अब उस लड़की ने क्या किया, तुमने उसे सर आंखों पर बिठा कर रखा और वो लड़की लाखों के गहने चोरी करके भाग गई। पर कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे सामने अब उसकी सच्चाई तो आई। अति जशन ने पुकारा तो अति जल्दी से दरवाजे पर आकर उसके साथ खड़ी हो गई। अति को जशन के साथ देखकर रागिनी जी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा और हाथ पैर कांपने लगे। जशन आगे बढ़ा और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए माँ, गहनों का क्या है और बनवा लेंगे। पर आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारा इतना पुराना ड्राइवर इसे किडनैप करके ले जा रहा था। ये तो शुक्र है अति सही सलामत है, वरना इसे कुछ हो जाता तो। उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था लेकिन बातों में मिश्री घुली हुई थी। रागिनी जी ने उसकी बात सुनी तो अपना सूखता हुआ गला थूक गटक कर तराश लिया। ये जानकर कि अति ने जशन को कुछ नहीं बताया। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने उसे जीवन दान दे दिया हो। जशन अति का हाथ पकड़कर अंदर आया। अति सहमी हुई रागिनी को देख रही थी और वो बेहिसाब गुस्सा और नफरत से वो उसका हाथ पकड़े ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर रुककर बिना पलटे ही बोला, महाशिवरात्रि की तैयारियां हो गई ना। हाँ हाँ बस हो ही गई लगभग, महाशिवरात्रि कल है तो बाकी की तैयारियां भी कल तक हो जाएंगी, रागिनी जी ने तुरंत जवाब दिया। उसी वक्त मनीषा हाथ में सेब लिए ठूसती हुई उस तरफ आई तो अति को देखकर उसने जल्दी से सेब एक तरफ फेंका और उसका हाथ पकड़ कर चीखते हुए बोली, चोरनी कहीं की, तू वापस आ गई। बता मेरे सारे गहने कहाँ हैं, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। उसके इस तरह कसकर बाहर पकड़ने से अति की आह निकल गई। छोड़ूंगा तो मैं नहीं आपको, अगर एक बार भी और आपने अति के साथ इस तरह की बदतमीजी की से बात की तो। जशन गरजता तो मनीषा ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। जशन ने हल्का सा मुस्कुराकर मनीषा की तरफ देखा और बोला, वो गहने आप अपने मायके से तो लाई नहीं होंगी, सारे इस घर में ही मिले होंगे तो सब रखे और भी मिल जाएंगे। मनीषा मुंह बनाकर अति को देख रह गई। जशन उसे अपने कमरे में ले गया। सासू माँ मुझे मेरे सारे गहने वापस चाहिए, आप मुझे अभी उस लड़की से मेरे सारे गहने वापस दिलवाइए, मनीषा ने रागिनी जी के पास जाकर कहा तो रागिनी जी ने गुस्से से उसे देखा और फिर गहनों के जगह एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। बदतमीज औरत, वो बड़बड़ाई और फिर अपने कमरे में चली गई। मनीषा उन्हें जाते हुए देखकर गुस्से में हो रही थी। जशन जी मुझे जैसे मर्जी बात करें, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, आपको ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा सासू माँ, उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा। अति जशन के साथ कमरे में आई तो जशन को देखते हुए बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपने तो देखा था मेरे पास कुछ नहीं था। चोरी तो तुमने बहुत बड़ी की है जिसका हिसाब तुम्हें अब देना पड़ेगा, जशन ने कहा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। तो आखिर हमारा जश्न अति पर कौन सी चोरी का इल्जाम लगा रहा है ये तो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अति जशन के साथ कमरे में आई तो जशन को देखते हुए बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपने तो देखा था मेरे पास कुछ नहीं था, आप मुझ पर इतनी यकीन तो करते हैं ना। अति ने पूछा तो जशन ने उसकी तरफ देखा। चोरी तो तुमने बहुत बड़ी की है जिसका हिसाब तुम्हें अब देना पड़ेगा, जशन ने कहा और अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा। जशन को यूँ अपनी शर्ट उतारते देख अति की आंखें बड़ी हो गई। मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है, उसकी आवाज़ अटकने लगी। जशन का बिना कपड़ों का ऊपरी बदन तो उसकी सांसें अटका देता। आवाज़ तो चीज़ ही क्या थी, उसका वो 42 इंच का सीना, वो पूरी तरह से टैक्ट उभरी हुई मसल और 8 पैक एब्स, और सबसे कातिलाना उसका वो कान में पहना हुआ डायमंड स्टैंड जो उसे खुशन की चुगलियाँ करता था। जशन उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो पीछे खिसकने लगी और दीवार से जा लगी। उसे यूँ दीवार से लगे देख जशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ठहर गई। उसके दोनों हाथ दीवार पर रखे और अति के ऊपर पूरी तरह से झुक कर बोला, अगर कहो तो दीवार से एक सुरंग निकला दूँ, फिर जितना मर्जी पीछे होना है, पर याद रखना जितनी मर्जी कोशिश कर ली मुझसे दूर नहीं जा सकी। डरती नहीं हूँ मैं आपसे, और आपसे क्या किसी से भी नहीं डरती, अति ने फिर से अटक अटक कर कहा तो जशन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फिर से तैर गई। वो बिल्कुल अति के चेहरे के करीब आया और बोला, अच्छा फिर गाड़ी में उतरकर भागकर मेरे सीने से क्यों आग लगी थी, और ये क्या कहा कि शुक्र है आप आ गए, मुझे डर लग रहा था। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया, अति ने अपनी थूक करते हुए कहा। जसन के इतने करीब होने से उसकी जान हलक में अटक गई थी। कपड़े उतारो, जसन ने अब उसके ऊपर से उठते हुए कहा तो अति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी से जशन को देख रही थी। क्या हुआ, यूँ सहम क्यों गई, कपड़े नहीं बदलने क्या तुम्हें?
जसन ने फिर से गंभीर होकर कहा तो अति का मुंह बिल्कुल उतर गया। जसन ने व्यंग से होठ हल्का सा ऊपर उठाया और बोला, मैं एक ही बात बार बार नहीं कहता, कपड़े उतारो। अति ने अपना होठ हल्का सा बाहर निकाला और नाक फुलाकर जशन को देखने लगी। क्यूटनेस, ओवरलेस छोटी सी नाक, वो भी बिल्कुल लाल, और आंखों में हल्की हल्की नमी। उसे जसन को हल्का सा धक्का दिया और बोली, जब देखो आप यूं ही मेरे साथ जबरदस्ती करते रहते हो, बात बात पर कपड़े उतरवाते रहते हैं, कभी अपने कभी मेरे। आपको पता भी है कपड़े उतारने से क्या होता है? मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो, कपड़े उतारने से क्या होता है? जसन ने सवाल कर ही लिया तो अति के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया। मुझे 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 कुछ नहीं पता, उसने नज़र चुराते हुए कहा। जशन एक बार फिर से उसके करीब आया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तो या तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, यहीं खड़े खड़े कपड़े उतारने होंगे। मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मुझे डरा रहे हैं ना? आप यही चाहते हैं ना कि मैं मान लूँ कि मुझे आपसे डर लगता है? हाँ, चाहता तो यही था, लेकिन अब तो मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, जसन ने कहा। फिर उसके कान के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाते हुए बोला, कपड़े उतारने से होता क्या है? अति बेचारों से उसे देखने लगी है। वो अब कैसे उसे बताए कि क्या होता है? जब जसन उसके सामने कपड़े उतरवाता है तो वो कितनी कोशिश करती है अपनी आंखों को इधर उधर मटकाने की, लेकिन वो कम भक्त तो बस उसके ऊपर से टिक कर ही रह जाती है। गला सूखने लगता है और होठ थर थर कांपने लगते हैं, पेट में तितलियां से उड़ने और रोंगटे खड़े होते हैं, शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। वो गंदा गंदा नहीं सोचती, लेकिन फिर भी उसके अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। जैसे ने जब पहली बार उसे किस किया था तो वही फीलिंग दोबारा आने लगी है। और अगर उसे ये सब होता तो क्या जशन को भी ऐसा कुछ महसूस होता होगा? वो तो उसे कितना बड़ा है, क्या उसके शरीर में भी कुछ ऐसा ही हरकत होती होंगी? और वो तो एक आदमी है। कालिंदी की कोठे पर उसने सब लड़कियों से सुना था कि मर्दों को क्या क्या इच्छाएं होती हैं, और जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं। और उनकी वो पहली किस तो अति को भी इतनी याद आती है, क्या उसे भी वो सब याद आता होगा? सोचते सोचते ही अति को उसकी पहली किस याद आने लगी और उसे अपने होठ पर हल्की सी जीभ फेर ली। बताओ ना, चुप क्यों हो? और अगर कुछ मन कर रहा है तो बता दो। छी, कितने गंदे हैं आप, कहते हुए अति ने मुंह बनाया। हद है, इसमें गंदी वाली क्या बात है? मन तो कुछ भी हो सकता है, कुछ खाने का, कुछ पीने का। हाँ, वो अलग बात है। जो तुमने सोचा वो गंदा होकर भी बहुत अच्छा है। कहते हुए जशन ने भी अपनी जीभ बाहर निकाली और ऊपर की होठ पर घुमाने लगा। अति का मन कर रहा था अपना सिर दीवार पर पीट ले। ये शख्स हर बार उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। आप तो मुझसे गुस्सा थे ना? मैं आपको बिना बताई चली गई तो अब आपका गुस्सा निकालिए मुझ पर। तुम फिक्र मत करो, उसका हिसाब तो अच्छे से लिया जाएगा। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर सजा पूरी करेंगे। मैं क्या करूं? हाय, मैं क्या करूं? फिलहाल तो अति के दिमाग में सिर्फ ये 3 लफ्ज ही तबाही मचा रहे थे। ठीक है, मैं मानती हूँ मुझे आपसे डर लगता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। जसन ने अति की बात को काटते हुए कहा। अति अब पूरी तरह से खिंच गई। उसने जशन को गुस्से में देखा और बोली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप क्या चाहते हैं। कहते हुए उसने अपनी कुर्ती के आगे से लगे 2 बटन खोल दिए। यही चाहते थे ना आप? तो यही सही। 1 मिनट के अंदर ही अति अपने सारे कपड़े उतार चुकी थी, सिर्फ इनर वियर को छोड़कर। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जसन की आंखें खुली थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। हो रहा है क्या कुछ अब? उसका फिर वही सवाल सुनकर अति और भी ज़्यादा खिंच गई। वो हल्का गुस्से में चीखते हुए बोली, मेरा जवाब छोड़िए, पहले आप बताइए क्या आपको कुछ नहीं हो रहा? उसका वो सवाल और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। उसकी मुस्कुराहट से अति और भी ज़्यादा चिढ़ रही थी। उसने उसे हल्का सा धक्का दिया और अपने ऊपर कुछ ओढ़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जसन ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से दीवार से लगा दिया। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, गहरी शांति थी। उसने झुककर उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं वो नामर्द नहीं जिसकी नीयत किसी लड़की के पूरे कपड़ों में देखकर भी बिगड़ जाए। मैं वो मर्द हूँ, लड़कियों के कपड़े क्या, वो खुद को मुझे सौंपना चाहे तो मेरी नीयत नहीं बिगड़ सकती। अति उसका जवाब सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। क्या सच में इस शख्स की सच्चाई यही है जो उसके होठों से बयां होती है, या फिर वो उसे दूसरों के मुंह से सुनी? अलमारी में दूसरे कपड़े लो और पहन लो, जसन ने कहा और पलट गया। अति की आंखें नम हो चुकी थी। क्या सच में इनके बारे में गलत सोच रही हूँ? ये वैसे बिल्कुल नहीं है। जब सब कह रहे हैं तो फिर ये उन गंदी जगह पर क्यों जाते थे रोज? अति सोच ही रही थी। उसे जशन की ठंडी उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस हुई। सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, जसन के चेहरे उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और वो उसके ऊपर कपड़े डाल रहा था। एक नाइट टी शर्ट उसने उसे डाल दी थी और लोअर उसके हाथ में पकड़ा हुआ था। सोचने के लिए बहुत वक्त है तुम्हारे पास, अब ये कपड़े पहन लो वरना इल्जाम मुझ पर लगाओगी, जशन ने कहा तो अति ने जल्दी से उसके हाथों से वो लोअर लेकर पहन लिया। अति वहां से जाने लगी तो जशन ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और दीवार से लगाते हुए बोला, वैसे तुम्हें जो कुछ कुछ होता है वो सबको होता है, बस फर्क इतना है कि तुम इन्हें छुपा नहीं पाती। ये गोरे गोरे गाल जब लाल हो जाते हैं तो लगता है कयामत कयामत डा रही है। उसके कहने में ना जाने कैसी मदहोशी थी। अति का दिल धक से उठा और उसने अपना चेहरा फेर कर गहरी सांस ली। उसकी सांसों का शोर जशन को सुनाई दे रहा था। हल्का सा वो आगे की तरफ बढ़ा और उसके गालों को हल्के से चूमकर बोला, फूलों पर छाई इस लाली को
पीने वाला भंवरा हूँ मैं। अति के बदन में एक सिरन सी दौड़ गई। उसने जल्दी से जशन के सीने पर हाथ रख लिए। दरवाजे पर नोक हुआ तो जशन ने जाकर दरवाजा खोला। सामने रमा आंटी हाथों में खाना ले खड़ी थी। जशन ने उसे हल्का सा मुस्कुराकर देखा और उसे वो ट्रे लेकर वापस कमरे में आ गया। जशन खाना टेबल पर लगा रहा था और अति उसे देख रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि वो बिना पूछे घर से बाहर चली गई, लेकिन उसकी इस गलती पर कहीं ये सूतली पंप फट ना जाए। लेकिन जसन ने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, तो पर इस बात पर भी उसे अजीब लग रहा था। अति भी सामने सोफे पर बैठकर अपने लिए खाना परोसने लगी तो जसन ने उसे आगे से खाना हटा दिया और बोला, तुम खाना नहीं खाओगी, आज तुम भूखी ही रहोगी। अति ने हैरानी से उसे देखा और मायूं सा मुंह बनाते हुए बोली, पर क्यों, मैंने क्या किया? मुझे भी खाना खाना है। जब इस घर को छोड़कर जा रही थी तो क्या सोचकर जा रही थी कि रात को जहाँ पर भी जाओगी आगे तुम्हें 56 भोग मिलेंगे? ना ही जेब में एक पैसा था, ना ही कोई रहने का ठिकाना। बहुत शौक है ना जबरदस्ती दुनिया की ठोकर खाने का, तो आज तुम्हें वही खाओ। खाना सिर्फ मैं खाऊंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मुझे भूखी रखेंगे आप? मैं भूखी कैसे रहूंगी? जब तुम खुद भूख में मरना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें रियलाइज करा रहा हूँ कि जब आज रात भूखी कहीं सड़क पर सोना पड़ता तो कैसे महसूस होता। बहुत शौक है ना अपनी मर्जी करने का, तो अब भुगतो। जशन की बात कड़वी थी लेकिन सच थी। आप नाराज हैं मुझसे? सिर्फ नाराज नहीं, बहुत नाराज, जशन ने कहा और फिर अपना खाना शुरू कर दिया। अति ने घूर कर उसे देखा, फिर मुँह सुकोड़ते हुए बोली, अगर आप मुझसे गुस्सा हैं तो आप खाना कैसे खा सकते हैं? गुस्से में तो इंसान खाना खाता ही नहीं। वो और लोग होंगे जो गुस्से में खाना छोड़ते होंगे। जशन सिंह शेखावत तो गुस्से में भी भरपेट खाता है और रोज मर्रा से ज़्यादा खाता है। उसे गुस्से को भी भूख लगती है। अगर मैं भूखी रहूंगी तो आपको अकेले अकेले खाना अच्छा लगेगा? अब अति का मुंह लटकता रहे करते हुए बोली, इमोशनल ब्लैकमेल? खाना अपनी भूख के हिसाब से खाया जाता है, किसी की भूख के हिसाब से नहीं, जशन ने कहा और फिर अपना खाना जारी रखा। बस यही सब देखकर मुझे समझ नहीं आता कि आपका सही मूड कौन से वाला है, ये गुस्से वाला या वो अभी थोड़ी देर पहले था। अति ने गुस्से में कहा और अपनी जगह से उठ गई। जशन ने उसे उठते देखा तो बोला, थोड़ी देर पहले क्या था? कुछ अलग था क्या? अति ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि शायद इस बंदे के अंदर कोई एंटीना लगा होगा जो बार बार हिल जाता है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, उसने कहा और बेड की तरफ चली गई। उसका वो नखरा और अदाएं देख जशन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वैसे अगर बता दो कि थोड़ी देर पहले मूड कैसा था तो खाना खाने दूंगा। जशन की बात सुनकर अति पलट कर उसकी तरफ देखी और गुस्से में घूर रही थी। जशन के हाथ में निवाला लिए उसके सामने बढ़ाकर मुंह में पाउट बनाते हुए फ्लाइंग किस दी तो अति नाक फुलाकर जाकर बेड पर लेट गई। जसन ने अपना खाना खत्म किया और फिर एक प्लेट में लेकर बेड की तरफ आया। अति तकिए के नीचे मुंह छुपाकर रो रही थी। उसकी सिसकियां जशन को सुनाई दे रही थी, पर शायद ये जरूरी थी। अति को उसकी गलती का एहसास करवाना जरूरी था। जसन ने प्लेट बेड पर रखी और अति के एक हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। रो रोकर लाल हुआ नाक देखकर जशन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे अति के वो लाल नाक बहुत प्यारा लग रहा था। अति रोती हुई आंखों से उसे देख रही थी। जसन ने निवाला बनाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसकी चेहरा घुमा लिया। जसन ने एक हाथ उसका चेहरे अपने सामने किया और बोला, प्यार वाले मूड से खिला रहा हूँ, गुस्सा वाला मूड भी ऑप्शन में, अगर इच्छा हो तो बता दो। नहीं, ये प्यार वाला ही सही है, अति ने कहा और मुंह खोल दिया। जसन एक निवाला बनाया और अति को प्यार से खिलाता। अति की आंखों से आंसू आने को आतुर थे। अपनों ने पराया कर दिया, अपने मतलब के लिए एक दलदल में फेंक दिया, पर उस दलदल में एक पराया अपने घर ले आया और अपनों से बढ़कर अपना बना लिया। पर क्यों क्यों कर रहा है जसन ऐसा? भूल मत की वो तुझे किसी जगह से लाया, भूल मत की वो तुझे किसी जगह से लाया है। अगर वो उस जगह पर आता जाता है तो उसकी शौक भी तू समझ रही होगी। आज तू है, कल कोई और होगी और परसों कोई और जब उसका मन भर जाता होगा तो उन लड़कियों का क्या हाल होता होगा, ये तू सोच भी नहीं सकती। रागिनी जी की बात अचानक उसे याद आ गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है अति की ज़िंदगी में? अगर आपको पास कुछ सजेशन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अति रागिनी जी की बातों के बारे में सोच रही थी कि जशन ने उसे पूरा खाना खिला भी दिया। जशन महसूस कर पा रहा था कि वो किसी गहरी सोच में खोई हुई है। उसकी आंखों में ठहरी हुई नमी बता रही थी कि वो इस वक्त जिस बात के बारे में सोच रही है वो बात उसे अंदर तक कितना परेशान कर रही होगी। खाना तो खत्म हो गया, चाहो तो प्लेट और चम्मच भी साथ में खिला दो, जशन ने कहा तो अति अपनी सोच से बाहर आई और एकदम से कांप गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और बोली, मैं अभी मुंह धोकर आती हूँ। बाथरूम में आकर उसने खुद को संभाला। रागिनी जी की एक माँ है और माँ से बेहतर तो बच्चे को कोई नहीं जानता। तो क्या जो उन्होंने कहा वो सच था या फिर जशन जी जैसे मेरे साथ पेश आते हैं वो सच है? भले ही उनकी बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच भी तो होती हैं। कभी गुस्सा करते हैं तो कभी प्यार भी तो करते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ कर अपनी बातें समझा भी तो लेते हैं। अगर वो मुझे उस जगह से बाहर नहीं लाती तो शायद आज मैं भी। कहते कहते उसकी जुबान भी कांप गई और आंखों में आंसू आ गई। वो मुझे वहाँ से लाए क्यों? मेरे तो आप अपनों ने मुझे किनारा कर लिया, इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ, तो ये मुझे इतना अपनापन कैसे दे सकते हैं? किस पर यकीन करूं और कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आईने के सामने
वॉश पर झुककर खड़ी वो काफ़ी देर तक इस बात के बारे में सोचती रही। फिर एक गहरी सांस और ठंडी सांस लेकर हाथ मुंह धोकर बाहर आ गई। जसन ने अति को जाने के बाद बर्तन उठा दिए थे और खुद भी बेड की एक साइड जाकर लेट गया था। अति ने उसे लेटे हुए देखा तो थोड़ा हैरान हो गई। वो भी आई और बेड की दूसरी तरफ आलती पालती मारकर बैठ गई। जशन को देखने लगी। कुछ मिनट वो यूं ही उसे देखती रही और उसे पलटने का इंतजार करती रही, लेकिन जशन यूं ही करवटें ले लेटा रहा। अति ने अपने गले को एक दो बार खरासा, लेकिन फिर भी जशन ने उसकी तरफ नहीं देखा। जितनी भी रात उन्होंने साथ बिताई थी, हमेशा जशन उसकी गोद में सर रखकर सोता था। ऐसे में आज उसका यूं मुंह फेर कर सो जाना अति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो जशन से साफ साफ कुछ कह भी नहीं सकती थी। आप सो रहे हैं क्या? उसने मुश्किल से पूछा। ना, सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ। किसी भी बात का जवाब आप ढंग से नहीं दे सकते क्या? अति ने मुंह बनाकर कहा। जो बात ही ढंग की ना हो उसका जवाब ढंग से कैसे दिया जाए? जशन ने कहा तो वो ज़्यादा खिंच गई। आपसे तो बात करनी ही बेकार है। बात करना क्या, मैं तो बंदा ही बेकार हूँ। जशन के जवाब से अति उसे यूं ही मुंह फेरे हुए जवाब देने से चिढ़ रही थी। अति ने उसने ही हार मान ली और बेड पर लेट गई, लेकिन जैसे ही उसके पैर आगे बढ़े चाहे जसन ने उसकी गोद में सर रख लिया और बोला, हरकतें भी बेकार ही हैं मेरी, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, उसने कहा और अति के हाथ अपने बालों में रख दिए। अति के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद नहीं पता था कि ये खुशी किस बात की है, लेकिन वो दुनिया जहां के दुख दिल में लिए भी इस पल के में सबसे ज़्यादा खुश थी। अति ने उसके बाल सहलाने शुरू किए तो जशन पूरी तरह उसकी गोद में आंख बंद करके सो गया। नींद में ही जशन ने पलट कर उसके पेट से लगा लिया। अति एकदम से सिर उठी। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नहीं थे। मन में नई उमंगें सी तोड़ने लगी। सांसें तेज होनी चाहती थी, लेकिन जशन के साथ उसे कभी भी गंदा महसूस नहीं होता था। आज तक उसने कभी किसी को खुद को छूने भी नहीं दिया था। जब शेखर सुरेश उसे छूते थे और जब उसे नवीन जोशी के आगे परोसा गया था, तब वो जीती जी मर गई थी। उसका मन करता था अपनी जान दे दे। उसे नफरत होती थी उन सबसे, पर जशन के साथ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल में अलग ही हलचल सी होने लगती थी। जसन को देखते हुए अचानक ही एक बार फिर रागिनी जी की बातें उसकी जहन में कौंध गई। तुम कैसी लड़की हो, ये इस बात से भी पता चलता है कि तुम्हें जशन कहाँ से लेकर आया है और किस तरह बिना किसी रिश्ते के अपने साथ एक कमरे में रखा रहा है। जब तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तो हमारे सामने ये ड्रामा क्यों कर रही हो? जब बिना किसी रिश्ते एक पराये मर्द के साथ एक बिस्तर पर सोती हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती? सही तो कहा था उन्होंने, हमारे बीच तो कोई भी रिश्ता नहीं है, फिर मैं यहाँ आपके साथ आपके बिस्तर पर क्यों? ना ही आपको कोई हक है मुझे यहाँ रखने का और ना ही मुझे कोई हक है यहाँ रहने का। पर आखिर आप मुझे अपने साथ रखे क्यों रहे हैं? यहाँ से कहीं जाने ही नहीं देते। सोचते सोचते अति जशन के बालों में अपने हाथ चला रही थी। जशन सो चुका था। अब अति की भी आंखें नींद में बोझिल होने लगी थी। अगली सुबह उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, अभी दोनों ही इस चीज़ से अनजान थे। सुबह हुई तो जशन फिर से अति की बाहों में भरकर सोया हुआ था। बेबी डॉल को हो तो तुम्हें क्यूट पर थोड़ी ना समझ, बेबी डॉल हो तुम, क्यूट पर थोड़ी ना समझ और बेसब्र हो, कोई ना तुम्हारे हिस्से को समझदारी और सब्र में रख लूंगा। जशन ने अति को मासूम से चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो बेहद सख्ती से बोला, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश की तो उसे फिर जशन सिंह शेखावत की हैवानियत भी देखनी होगी। वो अपनी जगह से उठा तो अति भी आँख खुल गई। आज कुंभकर्ण ने अपनी नींद कैसे त्याग दी? वो उसे देखते हुए बड़बड़ाई। अति ने घूरकर उसे देखा, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर वॉशरूम में चला गया। अति उसे देख रही थी। अभी सुबह होने में वक्त था, लेकिन आज महाशिवरात्रि थी, इसीलिए आज खास पूजा होने वाली थी। नहा धोकर जशन वॉशरूम से बाहर आया तो अति दोबारा सो चुकी थी। उसने उसे गोद में उठाया और ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। प्लीज़ 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 पानी मत चलाना। खुली गई मेरी आंखें। अति चिल्लाई और आगे की तरफ भागी, लेकिन आगे खड़े जशन के साथ ही उसकी टक्कर हो गई। दोनों की धड़कनें धड़ाम से नीचे गिरे। तब जशन शावर पे ऑन कर चुका था, जिससे दोनों पर ही शावर का पानी गिरने लगा। अति जशन के नीचे थी, कहाँ चट्टान सा जशन और कहाँ मोम सी अति। दर्द से उसकी चीख निकल गई। जशन जल्दी से खड़ा हुआ और उसे भी गोद में उठाकर बाहर बिस्तर में ले गया। अति दर्द से रोई जा रही थी, उसकी कमर पर लग गई थी। वो ठंड की वजह से काम भी रही थी। जशन ने उसके कपड़े उतारने के बजाय फाड़ ही दिए और जल्दी से उसे कंबल में लपेट दिया और फिर कपड़ में से दवाई लेने गया। अति हैरानी से उसे देख रही थी, कैसा ये बंदा इतनी सहजता से सब कुछ कर लेता है। उसके लिए ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो खुद पूरी तरह से सुन ही हो जाती है। जशन उसे दवाई लगा रहा था और वो जशन के चेहरे को देख रही थी, जो इस वक्त बेहद गंभीर था, जिस पर परेशानी साफ झलक रही थी कि चोट तो उसे लगी थी, लेकिन शायद उसके दर्द का एहसास जशन को भी हो रहा था। बस बस अभी ठीक हो जाएगा बेबी डॉल, मैं कोई बेबी नहीं हूँ, उसने रोते हुए ही कहा। पर हरकतें तो तुम्हारी 10 साल के बच्चे जितनी हैं। नहीं जी, मैं पूरी 17 साल की हूँ और 18 की होने वाली हूँ। फिर तो तुम नो बेबी डॉल बुड्ढी डॉल हो ही, जशन ने कहा और फिर एकदम से उसके चेहरे उसके बिल्कुल पास आया और उसके कानों के पास अपनी होठ लाते हुए बोला, माई बेबी डॉल। उनकी तो गर्म सांसें और मधुसी भरी आवाज़ सुनकर अति के रोंगटे खड़े हो गए। ना वो जवाब दे पाई और ना ही अपनी जगह से हिल पाई, बस कंबल पर मुट्ठियां कस रही थी। उसकी हालत देखकर जशन की लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। उसने अपने कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहनने लगा। उसने नीचे धोती पहनी और ऊपर कुछ भी नहीं था।
उसे देखकर अति के होश उड़ गए और अपनी हालत देखकर घबराहट हो रही थी कि अब वो क्या करे। जसन ने उसे सोच में देकर अलमारी में से उसके कपड़े भी निकाले और टेबल पर रख कर बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे आ जाओ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। हाथी ने उसे जाते देखकर राहत की सांस ली और तैयार होने लग के लिए उठ गई। घर में एक तरफ बड़ा सा महादेव जी का मंदिर बना हुआ था। जशन बिना और कहीं देखे सीधा मंदिर की तरफ ही बढ़ गया। उसे जाते देख रागिनी जी ने मनीषा की तरफ देखा, जो ललसाई नजरों से जशन को ही देख रही थी। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, उन्होंने पूछा तो मनीषा ने एकदम से उसकी तरफ देखा और फिर खुद को संभालते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए सासू माँ, आप तो बस देखिए कैसे आज उस लड़की को इस घर से बाहर फेंका जाएगा। उसके बाद दोनों के चेहरे पर एक साजिश भरी मुस्कुराहट थी। आगे क्या होने वाला है ऐसा जिसे अति की जिंदगी में एक खूबसूरत सा पल आने वाला है, ये हम जानेंगे थोड़ी देर में। जशन मंदिर में आ चुका था जहां पंडित जी महापूजा की तैयारियां कर रहे थे। अति तैयार होकर नीचे आई तो उन्होंने नजरें जशन को ढूंढने लगी। रमांटी ने उसे देखा तो उसे बताया कि जशन मंदिर की तरफ गया है। अति भी उनसे मंदिर का पूछकर वहीं आ गई। मनीषा रागनी भी अति को देखकर जल्दी से उसके साथ साथ ही मंदिर आई। जशन नीचे पाटे पर बैठा था। पंडित जी बस पूजा शुरू करने वाले थे। रागनी जी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए जशन को देख रही थी। जब से नियति तुम्हारी जिंदगी से गई है तब से तुमने ये महापूजा नहीं की। वो हमेशा तुम्हारे साथ बैठकर ये पूजा करती थी। जब से वो गई तब से ये महाशिवरात्रि तुम्हारे लिए कोई त्योहार नहीं बल्कि मातम का दिन हो जाता है। आज मैं देखती हूँ तुम कैसे ये पूजा करते हो। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम इस लड़की को नियति की जगह दे दोगे? तुम खुद को बेवकूफ़ बना सकते हो, हमें नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम 2 दिन दिखावा करोगे कि तुम नियति की जगह किसी और को दे सकते हो तो हम मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी जिंदगी में नियति की जगह कोई नहीं ले सकता और आज ये बात साबित हो जाएगी। अति जशन की तरफ देख रही थी। वो नीचे बैठने लगी तो रागिनी ने जल्दी से मनीषा को इशारा किया। मनीषा ने भी उसका इशारा पाकर जल्दी से अति को रोका और उसे जाकर जशन के साथ वाले पाटे पर जाकर बैठने को कहा। उसकी बात सुनकर अति भी हैरान हुई कि आज उन्होंने उसे इतने अच्छे से कैसे बात की, लेकिन फिर ज़्यादा ध्यान दिए बिना वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। अति जैसे ही नीचे बैठी पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। जशन की आंखें बंद थी लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अरे अरे पंडित जी, आप क्या कर रहे हैं? इस पराई लड़की की को इस जगह पर बिठाकर आप ये पूजा कैसे शुरू कर सकते हैं? पंडित जी ने जैसे ही अति के हाथों में फूल रखे मनीषा ने उसे टोका। पंडित जी ने अपने हाथ रोक लिए और बोले, माफ करिए, हमें लगा आप इस जगह पर आकर बैठी हैं तो आप इनकी पत्नी हैं। अरे पंडित जी, पत्नी कहाँ, ये लड़की तो इस पूजा में वैसे भी बैठने लायक नहीं। जिनकी चरित्र मेला हो उन्हें लड़कियों से इतने शुभ काम नहीं करवाए जाते। ये आप क्या कर रहे हैं यजमान? मुझे कुछ समझ नहीं आया, पंडित जी ने चौंकते हुए पूछा। अति की आंखों में उसकी बात सुनकर आंसू आने लगे थे, लेकिन जसन अभी भी चूं का तू बैठा हुआ था। रागिनी जी और मनीषा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी। रागिनी जी ने मनीषा से फिर से इशारा किया तो वो आगे की तरफ बढ़ी और पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, आप अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, आप इस घर के पुराने पुरोहित हैं, पर अब आप ही बताइए, जो लड़की बिना किसी रिश्ते के पराई मर्द के साथ एक ही कमरे में दिन रात रहे उन्हें क्या कहा जाता है? जो लड़कियां खुद मुंह काला करके औरों की रात रंगीन करती हैं उनके चरित्र को मेला ही नहीं काले ही भी होते हैं। अब पुरुषों की तो 100 ज़रूरतें होती हैं, लेकिन ऐसी लड़कियों को सिर्फ पैसों के लिए अपनी इज्जत तक दे देती हैं। मनीषा बकवास की जा रही थी और अति उसकी बातें सुनकर रोए जा रही थी। उसने जशन की तरफ देखा जो अभी भी आंखें बंद किए हुए मुस्कुराए हुए वैसे ही बैठा था। एक दिन आपने मेरी इज्जत को नीलाम होने से बचाया था, लेकिन आज आपकी वजह से ही उसे तार-तार किया जा रहा है और आप यूं मुस्कुराते हुए बैठे हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अति ने जशन को देखते हुए मन ही मन कहा। पंडित जी ने अति को देखते हुए कहा, छी छी छी, छोरी, कलयुग आ गया है। वो भी अति को नफरत से देख रहे थे। मनीषा के चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो बेशर्मों से हंसते हुए बोली, अब आप ही बताइए, क्या ऐसी लड़की पूजा में बैठने लायक भी हो सकती है? अरे आपने तो ये रखेल को पत्नी का दर्जा दे दिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तो ये पूजा तभी होगी जब आप इस लड़की को इस घर से बाहर निकालेंगे। अपने लिए इतना गंदी बातें सुनकर अति अब वहाँ और नहीं रुक सकती थी और ऊपर से जशन का रवैया वो बुरी तरह से आहत हो चुकी थी। वो अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन उसी वक्त जशन ने उसका हाथ को पकड़ा और गुस्से से उसे देखने लगा। फिर उसने अपनी नजरें पंडित जी पर टिका दी। उसकी गुस्से से जल्दी आंखें देखकर पंडित जी भी सहम गए। जशन ने सामने पूजा की सामग्री की तरफ देखा और वहां रखी सिंदूर की डिब्बी उठाकर सारी सिंदूर मुट्ठी में भरकर अति की मांग में सजा दी। अति एकदम से ठंडी पड़ गई, कुछ कह भी ना सकी, बस जशन की तरफ देख रही और कोई भी कुछ सोचता समझता उससे पहले ही वो सिंदूर अति के पूरे माथे जशन की तरफ देखती रही और कोई भी कुछ सोचता समझता उससे पहले ही वो सिंदूर अति के पूरे माथे को छुपा चुका था। ये क्या किया आपने? ये सिंदूर मां पार्वती के चरणों से लिया गया था और सिर्फ पत्नियों की मांग में ही भरा जाता है, पंडित जी ने कहा। रागनी मनीषा दोनों भूत बनी वो सब देखती ही रह गई। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ध्यान से देखिए, इसे पत्नी है ये मेरी, जसन ने अति की तरफ देखकर कहा। अति की सांसें तो ऐसे चल रही थी जैसे इंटरनेट सीसीटीवी एक्सप्रेशन और आंखें बड़ी हो गई थी। पूरा जिस्म कांप रहा था उसका। जशन के मुंह से अपने लिए पत्नी शब्द सुना। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये क्या किया तुमने जशन? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये लड़की हमारे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती, रागनी जी ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जशन व्यंग से मुस्कुराया और बोला, खानदान भी मेरा और बेबी भी मेरी। आप चुप रहें तो बेहतर होगा।
उसकी बात सुनकर रागिनी जी अपनी मुट्ठियां कस कर रह गई। मनीषा जी गुस्से में अति को देख रही थी। उसका दिल कर रहा था अभी उसका गला दबा दें। जशन पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बीवी को तो आपने देख लिया, अब उस तरफ देखिए। कहते हुए ही उसने सामने की तरफ इशारा किया जहाँ पर थाल भरा था जो सोने चांदी के सिक्कों से भरा था। ये दान आज की पूजा के बाद आपको दक्षिणा में दिया जाने वाला था। अगर अब पूजा शुरू करनी हो तो ठीक, वरना इस शहर में पंडितों की कमी नहीं है। पंडित जी उसकी बात सुनकर दांत निकालते हुए बोले, अरे नहीं यजमान, आप गुस्सा हो रहे हैं। ये आपकी पत्नी है तो इन्हें इस पूजा में बैठने का, हिस्सा लेने का पूरा हक है। उन्होंने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन उसी वक्त अति ने जशन से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं मानती ये शादी। उसे यूं खड़े होते देख रागिनी जी के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। तो दोस्तों क्या होगा आगे? क्या अति स्वीकार करेगी जशन को अपना पति, या फिर उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।